कल और आज को मिला के पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने गाजा में नॉर्थ और साउथ दोनों जगह दो बड़े हमले कर दिए। पहली खबर। दूसरी, 26 अगस्त 2025 को जो हमला कॉर्नेट रॉकेट से इजराइल की ईटैन व्हीकल पे, आर्मर्ड व्हीकल पे, जो जिसको कहा जाता है कि वो पेनिट्रेट नहीं की जा सकती, उसका वीडियो रिलीज हुआ है। थोड़ा सा हम उसको दिखाएंगे आपको। तीसरी बड़ी बात, वेस्ट बैंक में आज क्या क्या हुआ। चौथी बात, लेबनान में इजराइल ने एक ऐसा हमला किया जिससे यूएन फोर्सेस मारी गई। उसको लेके बहुत बवाल है, लेकिन कई दिनों से तो हिजबुल्लाह यही कह रहा था। उसके बाद सीरिया में जिस तरीके की बहस चल रही है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही, इजराइल घुस गया कुनेत्रा में आज फिर, अल शरा चुप, और उसको लेके एक बड़ी डिबेट चल रही है। सीरिया में क्या हो रहा है उसको लेके, खासतौर पे जो पॉलिटिकल थॉट, आप तो जानते ही हैं, अब मैं नाम लूंगा तो फिर लोग कहेंगे नाम ले रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल थॉट सीरिया में है उसके, वो कैसे हमास विरोधी होता चला जा रहा है और हमास कैसे उनका विरोधी होता चला जा रहा है, और हमास ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है, इस पे भी कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं। आज तो विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम कल उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, 100% बनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है उसको बनाने में। अच्छा, अब देखिए, ये मैंने सीरिया की बात की। उसके बाद जो इजराइल के अंदर जिस तरीके से एक पूरा विद्रोह पनप रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। जो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। फिर यमन ने जिस तरीके से आज फिर से दोबारा उन्होंने जो मल्टी क्लस्टर मिसाइल है, जो ऐसे जाके कई भागों में डिवाइड हो जाती है, फिर आज छोड़ी, जिससे इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। यह दूसरा टेस्ट है यमन का, बड़े हमले की तैयारी हो रही है। और फिर देखिए, आज चाइना का विक्ट्री डे था। आज ही के दिन 3 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर किया था चाइना में, तो उसको लेके 80th विक्ट्री डे मनाया जा रहा है, और जिसमें प्यूटिन, नॉर्थ कोरिया के लीडर और उसके साथ ईरान के लीडर भी शामिल हुए, और वो उसको लेके वेस्ट में हड़कंप है। फिर आज जो हमने दिन में वीडियो बनाया था उसमें भी आप देखिए, जो इंडिया की पूरी स्थिति दिखाई पड़ी है, उसमें जो नूरा कुश्ती की बात मैंने की वो काफी हद तक सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो इंडिया के सिस्टम का जो प्रेशर है, क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरीके से मैसेजेस आए वीडियो बनाने के बाद कि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है, जिस तरीके का प्रेशर है, उसमें उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवाय कि वो ईरान, चाइना, रशिया के साथ जाए। ये देखिए पूरी स्थिति है। अब हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहले पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो दो बड़े हमले किए, सबसे पहले देखिए जो अल फदल साइट है, अल फदल साइट अल जैतून में, जैतून नहीं तोड़ पा, इजराइल जैतून के एक बैरियर को नहीं तोड़ पा रही, या फिर इजराइल उस तरह की फोर्सेस वहां नहीं भेज पा रही जिनकी जरूरत है। दोनों बातें सच है, और रेजिस्टेंस जो है वो लगातार हमले पे हमले कर रहा है। अभी देखिए, अल फदल साइट पे फिर एक छोटा सा कमांड और कंट्रोल सेंटर इजरायलियों ने बनाया था, अल हज फदल साइट पे। वहां पर उन्होंने सीधे मोटर से बम्बार्डमेंट किया, और जिससे इजरायली जो वहां पर जमावड़ा था वो तितर बितर हो गया। कल क्या हुआ था? कल भी एक D9 मिलिट्री बुलडोजर अल यासीन 105 शेल से सलादीन मॉस्क, जो कि अल जैतून में है, वहां पर उड़ा दिया गया। सीधी बात है। फिर वही चीज आ रही है सामने, जिन्हें नाज है इजराइल पे, वो कहां है? क्या बताओ? अब ये देखिए, इस चीज से बच नहीं सकता कोई। जिन्हें नाज है इजराइल पे, वो कहां है? पूरी दुनिया में, और कुछ भारत में भी बहुत एक बड़ा हिस्सा है। कहां हो भाई? तुम्हारी फौज कहां है? क्यों भाग रहे हो मैदान से? क्यों विद्रोह हो रहा है तुम्हारे यहां? चलिए सब पे बात करेंगे, सबका नंबर आएगा। उसके बाद देखिए, एक पहले के जो एक कुछ दिनों पहले जो अल जैतून में ही अल बुरैसी एरिया है, वहां 60 मिलीमीटर मोटर शेल से जिस तरीके से अटैक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया, उसका भी वीडियो जारी हुआ, लेकिन वो हम आपको अभी दिखाएंगे नहीं। वो एक नॉर्मल, मतलब एक रेगुलर वीडियो है। जो दो वीडियो दिखाने वाला है वो ये है कि जो 26 अगस्त 2025, 26 अगस्त 2025, आज 3 सितंबर 2025 है, 26 अगस्त 2025 को किस तरीके से कॉर्नेट मिसाइल से ईटैन जो व्हीकल है, जो आर्मर्ड कैरियर है,
इजराइल का, उसको मारा। और वो इतना डेवलप्ड है। ईटान क्या है? ईटान देखिए हिब्रू वर्ड है और उसका मतलब है स्टेडफास्ट, फर्म, मजबूत, दृढ़। और वो एक एएफवी है, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, जो कि पहले जो इजराइल के पास जो अपनी जो व्हीकल्स थी उससे ये उसका डेवलप्ड फॉर्म माना जाता है। ये नामेर व्हीकल से लाइटर है और नामेर व्हीकल से बेहतर इसमें वो सिस्टम लगे हैं जो इंटरसेप्ट कर सकते हैं इस तरह के हमलों को। इसमें 8 व्हील्स हैं और ये 35 टन वे करता है। और इसके पास ये 12 सोल्जर्स को कैरी कर सकता है एक समय में। 40 मिलीमीटर गन है, मिसाइल फायरिंग पोजीशन है, स्पाइक मिसाइल इसमें यूज होती हैं। और इसमें देखिए जो मैं बता रहा था M113 जो एंटी पर्सनल कैरियर पहले इजराइल के पास था उसको इसने रिप्लेस किया। ये माना जाता है इनपेनिट्रेबल, कि इसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप वीडियो देखिए। अब देखिए, अब कुछ लोगों ने इस पे मुझसे कहा था कि हिजबुल्ला अपने कॉर्नेट मिसाइल्स पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को क्यों नहीं दे रहा है। भाई देख लिया ना तुमने, ये जो दिखाई पड़ा तुम्हें वो क्या था? तुम्हें 3 दृश्य दिखाई पड़े छोटे छोटे। सबसे पहले ईटान तुम्हें एक व्हीकल दिखाई पड़ी, फिर वो जो जिस लॉन्चर से कॉर्नेट मिसाइल फायर होती है वो दिखाई पड़ा, फिर तुम्हें दिखाई पड़ा उसका रिजल्ट। ये देखिए सीधे सीधे मतलब वही है कि एक लोहार की होती है। और वो देखिए, आप कोई भी कुछ भी कहता रहे, बात यह है कि जो ये प्रूफ हमने दिखा दिया है। उसके बाद आप देखिए जो दूसरी बड़ी खबर है वो वेस्ट बैंक। अच्छा, वेस्ट बैंक में देखिए फिर से वही बात है, लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ है। पिछले 12 घंटों में, अब तो 24 घंटे भी नहीं, 12 घंटों में 24 घटनाएं हो चुकी रेजिस्टेंस एक्टिविटीज की। और ये मजबूत रेजिस्टेंस एक्टिविटी। और भी बहुत कुछ हुआ वेस्ट बैंक में। देखिए, वेस्ट बैंक में इजराइल की प्लानिंग ये हो रही है कि जो सॉवरेनिटी का उन्होंने एक बिल तो पास कर दिया, फिर एनेक्सेशन की अब बात है। अब एनेक्सेशन भी मान लीजिए अभी तक उनका इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एनेक्सेशन का बिल पास कर सके, क्योंकि यूरोप से बड़ा विरोध होगा। लेकिन चलो मान ले, हम एक बात हम मान लेते हैं कि चलिए वो बिल पास कर देंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए सारा शोर इजराइल मचा रहा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अभी एक चीज पे बस केंद्रित हुआ है कि जो हिब्रोन एरिया है उसमें उसने कुछ दलाल अपने तैयार किए हैं फिलिस्तीनियों में, जिनको वो हिब्रोन की एमिरेट डिक्लेयर कर देगा। जैसे यूएई है वैसे एक छोटा सा एरिया, बहुत ही छोटा है वो तो, यूएई से बहुत छोटा, मतलब दुबई वगैरह से। तो वहां पर हिब्रोन की एमिरेट डिक्लेयर करके और उसको इजराइल एनेक्स कर लेगा। वो भी मेरा मानना है वो भी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां बहुत विरोध है। हालांकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो गत हो गई है वो इतनी बुरी हो गई है, हिब्रोन का मेयर जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, उसको उठा लिया इजराइल। अब तो ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजराइल के साथ मिलकर रेजिस्टेंस के खिलाफ उसने कितने एक्टिविटीज किए, कितने दर्जनों रेजिस्टेंस फाइटर्स को जान से मार दिया है महमूद अब्बास गद्दार ने। उसके अलावा उसने सैकड़ों को अरेस्ट किया हुआ है इस समय। उनके बॉम्ब्स मिलते हैं तो उनको डिफ्यूज कर देता है, मतलब हर तरह से इजराइल की मदद। लेकिन इजराइल ने लात मार के हिब्रोन के मेयर को, जो कि इसका आदमी है, उसको उठा लिया है। और यही नहीं, एक फोन कॉल गया है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गद्दार महमूद अब्बास के पास, जिस फोन कॉल ने साफ साफ कह दिया है तुम्हारे दिन सीमित हैं। और वो फोन कॉल किसी रेजिस्टेंस ने नहीं किया, वो इजराइलियों ने किया। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे दिन सीमित हैं, तुम बहुत जल्दी नीचे आओगे। तुम जितनी भी स्वामी भक्ति कर लो महमूद अब्बास, तुम्हारे सर को जमीन पर रगड़ के इजरायली तुम्हारे सर को कुचलेंगे और हम लोग तमाशा देखेंगे। हमास तमाशा दिखेगा, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस तमाशा दिखेगा, तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्योंकि तुम्हारे जैसे गद्दारों को बचाने से कोई फायदा नहीं, तुम लोग फिर गद्दारी करोगे। और एक बार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हट जाए बस, उसके बाद तो रेजिस्टेंस है। और मैं तो कह रहा हूं कि एनेक्सेशन कर लो, अगर हिम्मत है एनेक्सेशन करो। जो वेस्ट बैंक में इंतिफादा होगा वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी साफ कर देगा, इजराइल को तो साफ कर ही देगा, वो तो बिल्कुल तय है। क्योंकि पूरा देखिए फैक्ट्स हैं, हिब्रोन में, बेथलेहम में, रमल्ला जहां पैलेस्टीन अथॉरिटी का ऑफिस है, वहां पर कोई पूछ नहीं रहा है। और जब आईडीएफ से लड़ रहे हैं और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है अपनी फोर्सेज, जो इनकी सो कॉल्ड
कहते थे मेरे 30-35 हजार आर्म लोग हैं, कहां है भैया, उसको बताओ तो। उसके बाद हिब्रॉन में रायन मॉस्क में देखिए, वहां पर भी विरोध हुआ, ये मेयर को उठा के ले गए, कोई चू तक नहीं हुई, किसी ने, पैलेस्टीन अथॉरिटी ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं। लेकिन जब रेजिस्टेंस पे हमला करने आईडीएफ की फोर्सेस आ रही हैं वेस्ट बैंक में, वहां हो रहा है। बलाता कैंप में गोलियां चली हैं, उसके बाद बलाता कैंप में 2 बार घटनाएं हुई हैं, फिर हिब्रॉन के सामू इलाके में ये हुई हैं। तो अब देखिए ये पूरे तौर पे एक ये साफ हो गया है कि अब रेजिस्टेंस को अपने दम पे लड़ना है वहां वेस्ट बैंक में। उसके बाद देखिए जो एक फिर से वही ड्रामा, एक इजराइल ने कहा कि वो वेस्ट बैंक में बहुत हमको हथियारों का जखीरा हमको मिला है, और इस बार इतमार बिन गिवर को, जो स्मोत्रिच के गोल का एक वो बड़ा ही एक डिलूजनल टाइप का, फैनेटिक टाइप का लीडर है, उसको असैसिनेट करने की कोशिश हो रही थी। अब ये सब बातें देखिए, इन बातों से क्या होता है कि जब ये बातें आती हैं तो फिलिस्तीनी युवा और इससे उत्साहित होते हैं। बाकी जगह क्या होता है कि हथियार पकड़े गए, लोग पकड़े गए तो उससे लोग डरते हैं, लेकिन इसमें और उत्साहित होते हैं। अच्छा, इसका मतलब वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस लगा हुआ है किसी न किसी तरीके से। तो वो, अब ये केवल गाजा वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी नहीं, बाहर भी, और उससे इजिप्ट के रेजिस्टेंस फोर्सेस को भी बल मिलता है, सीरिया में भी बल मिलता है, लेबनान में भी बल मिलता है। अब देखिए यमन ने जो काम किया है, देखिए बार बार, अभी यमन ने आज पूरा कह के मारा, और कहा उन्होंने कि पैलेस्टीनियन 2, अब वो देखिए क्लियर हो गया, वो फिशन मिसाइल है। अब फिशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एटॉमिक फ्यूजन होता है, फिशन होता है, यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसके सिलसिले में आपने सुना होगा आइंस्टाइन की भी एक ये जो फिशन और फ्यूजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो नील बोर एटम बम बनाने में जिन लोगों का एक बड़ा हाथ रहा है, मैडम क्यूरी, बड़े बड़े नाम। तो ये देखिए, जो एक तो फ्यूजन होता है जब कुछ एटम से या इलेक्ट्रॉन्स मिलने से जो एक बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक एटॉमिक बॉम्ब में। और एक फिशन होता है कि वो एक स्प्लिट करने से, एक इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करने से भी, उसको तोड़ने से, एक तो मिलने से और फिर फिशन तोड़ने से। तो वो जो है, तो ये मैं न्यूक्लियर एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो अभी यमन की मिसाइल है वो फिशन मिसाइल है। अच्छा, उसमें न्यूक्लियर वॉरेड नहीं है, वो बात नहीं। बात यह है कि वो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन उसमें जो, और मैंने इसका वीडियो भी आपको दिखाया था, जो उसमें जो क्वालिटी है कि वो ऐसे जाके ऐसे स्प्लिट हो जाती, ये होते तो ऐसे हो जाती। तो ये जो फिशन है, इसको फिशन ही कहा जाएगा कि एक मिसाइल 2-3 वॉरहेड्स में स्प्लिट हुई। और आज देखिए 3 जगह तेल अवीव में गिरी, जेरूसलम में मिसाइल गिरी, और बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास फिर गिरी। 5 लाख इजरायली भाग के शरण में उनको फिर लेनी पड़ी। एक इजरायली मिनिस्टर फंस गया, दिन भर फंसा रहा वो ट्रैफिक में। अब आप देखिए ये हर तरह की चीज। अच्छा, यमन में आपने जो कत्लेआम किया, जो आपने प्राइम मिनिस्टर को मारा, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप कैसे कह रहे हैं कि ये, देखिए ऐसा है ना, वहां पर हर जगह अपना सिस्टम होता है। अब जैसे इजराइल में प्रेसिडेंट की कोई भूमिका नहीं है ना, भारत में भी नहीं है, लेकिन भारत में कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट आर्म्ड फोर्सेस का। बहुत सारी ऐसी तो अब यमन में प्राइम मिनिस्टर जो कि बुजुर्ग थे और पहले मतलब क्रांतिकारी, जो रहावी साहब जिनके जो शहीद हुए, उनके साथ और भी मिनिस्टर, और बाकी जो अनाउंस इजराइल ने किया था, डिफेंस मिनिस्टर भी यमन के शहीद हो गए, तो वो वैसा हुआ नहीं। वो आज क्लैरिफिकेशन आ गया, इजराइल ने खुद ही कह दिया कि हमने वो वैसे नहीं किया। 3 या 4 मिनिस्टर्स जो हैं वो इजराइल की तरफ से मारे गए, हमारी तरफ से शहीद हुए। तो क्या है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर एक ज्यादातर सेरेमोनियल पोस्ट है, तो इसलिए वहां पर देखिए कुछ फर्क उस तरह से पड़ा नहीं है। अब इजराइल फिर हमला करेगा, हो सकता है कुछ बड़े लोगों को, ऐसा भी हो सकता है असैसिनेट कर दे, लेकिन यमन में एक तो असैसिनेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यमन के बारे में इजराइल के पास इंटेलिजेंस नहीं है। इजराइल खुद ही इस बात को स्वीकार कर चुका है। दूसरी बात, यमन अमेरिका को हरा चुका है, तो अब इजराइल से लड़ना कोई उसके लिए बड़ी चीज नहीं है। तीसरी बात, वहां भी पूरा ये सिस्टम है कि ऊपर से नीचे तक उन्होंने तैयारी कर रखी है कि अगर कोई असैसिनेट हुआ तो उसको कौन रिप्लेस करेगा, और इस तरीके से करीब 13 या 14 पायदान उन लोगों ने तैयार कर लिए कि एक इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब ये तो इसलिए वो हिजबुल्लाह वाली जो स्थिति है वो एग्जैक्टली
जो हिजबुल्ला की, देखिए हिजबुल्ला भी जब शेख नसरल्ला असैसिनेट हुए उसके बाद पूरा युद्ध लड़ा 1 महीना इजराइल से, और उसको संधि युद्ध विराम पे लाया, वो अंदर नहीं आने दिया। जबकि सब नसरल्ला साहब और बड़े बड़े लोग, कितने पूरा जो कमांड स्ट्रक्चर है हिजबुल्ला का, असैसिनेट हो गया था। लेकिन वो लोग देखिए लड़े उसके सिपाही, और वो लोग अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं, और लेबनान के बारे में आप खबरें बताएंगे। तो यमन में देखिए ये पूरी स्थिति रही। अब यहां पर जो इजराइल के अंदर, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लें। इजराइल के अंदर जो विरोध चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें देखिए यहिया सिनवार की प्रोफेसी है। यहिया सिनवार बार यहिया सिनवार ने कहा था कि 7 अक्टूबर करो, फिर गाजा में इजराइली फोर्सेस घुसेंगे, उनको मारो, और फिर इजराइल मूर्ख हैं, आपस में लड़ मरेंगे। ये यहिया सिनवार ने कहा था, वही हो रहा है। अब आप देखो, जो लड़ मरेंगे बात उन्होंने कही थी, वो बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। अब यहां देखिए खुद जो है, अब जो प्रो नेतन्याहू इजरायली सिटीजन्स हैं, जो एंटी नेतन्याहू हैं, जो चाहते हैं कि युद्ध रुके और प्रिजनर्स वापस लाए जाएं, उनके बीच अब फिर से हाथापाई शुरू हो गई। अब ये तीसरी घटना, हाथापाई की घटना दोनों के बीच, ये क्या है? ये सिविल वॉर की शुरुआत है। अब, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजराइल के बहुत सारे लीडर, आप गूगल पे चले जाइए, सिविल वॉर इन इजराइल, आप टाइप करिए इजरायली लीडर्स, बस ये तो उसमें आ जाएगा कि अविगोर लीबरमैन और कितने लोगों ने कहा इस बारे में, इस बात को। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट के सामने, इजरायली पार्लियामेंट के सामने पूरा एक मार्च निकला प्रोटेस्टर्स का, और उसने एक गाड़ी लाके वहां पर रख दी, जिससे पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्लियामेंट अटेंड ना कर पाए। देख लिया, अब ये पूरे एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद जो पुलिस कमांडर है तेल अवीव का, वहां कमांडर्स होते हैं पुलिस के, जो पुलिस कमांडर है तेल अवीव का, उसको वार्निंग इशू करनी पड़ी कि हम मतलब नर्म तरीके से हम नहीं पेश आएंगे, हम सख्ती दिखाएंगे, इस तरह की बातें उसने की, लेकिन कोई फर्क उससे नहीं पड़ा। अभी भी वो पूरा प्रदर्शन जारी है। उसके बाद जो इजरायली प्रिजनर्स हैं गाजा के अंदर, उनकी फैमिलीज ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं रॉन डर्मर, जो नेतन्याहू के ही आदमी हैं, इनके यहां पूरा इनके घर के बाहर धरना दे दिया, और वहां पर बवाल मचा हुआ है। तब से वहां पर 2 बार लाठीचार्ज हो चुका है, जो उनका लाठीचार्ज होता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद लाटरून रोड है जेरूसलम में, यहां पर भी इजरायली ऑफिशियल्स रहते हैं, उनके घर के सामने भी पिकेटिंग हो रही है। अब आप देख लीजिए, मतलब कहीं से भी हम कोई वो नहीं कर रहे, ये पूरी सच्चाई है। यहिया सिनवार ने कहा था ये आपस में लड़ मरेंगे, और वही हो रहा है। उसके बाद यूनिफिल फोर्स, अब देखिए, अब यहां पर आते हैं हम लेबनान पे। लेबनान में इजरायली आर्मी ने 4 आज बॉम्बिंग कर दी ब्लू लाइन, जो कि ब्लू लाइन एक जो है वहां की, जिसको जो जहां पर यूएन ट्रूप्स है, करीब 9 से 10 हजार, भारत के भी लोग हैं वहां, 100-200 मेरे ख्याल से, भारत की भी, बहुत सारे देशों की यूनिफिल की फोर्स वहां लंबे समय से लगी। 2006 में जो सीज फायर हुआ था हिजबुल्ला इजराइल के बीच, उसके बाद से वहां पर है। तो अब इजराइल ने उनको नुकसान पहुंचाया है, उसमें 2 या 3 ये जो यूनिफिल के सोल्जर्स हैं, इनके शहीद होने की भी खबरें आई। इनको शहीद पता नहीं कहा जाए कि नहीं कहा जाए, मेरे ख्याल से तो इनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यूनिफिल के ट्रूप से इन्होंने इजराइल के साथ मिली भगत की है। तो ये जो है लेबनीज आर्मी भी नहीं है जिनको कुछ हम तरजीह दें। तो खैर, तो ये अपने उससे, अब किस नेशनैलिटी के हैं, किस देश के लोग मारेंगे, अभी वो क्लियर नहीं, शायद अमेरिका दबा दे, लेकिन बहरहाल ये हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो खनूक एरिया है आयतरौन सदर्न लेबनान में, वहां पर भी इजराइल ने एक बॉम्बिंग की। उसके बाद मशीन गन से रुवैसत अल अलम जो साइट है कफ्र शुबा में, वहां पर मशीन गन से फायरिंग की, और एक लेबनीज सिटीजन को शहीद कर दिया, यतेर जो टाउन है साउथ लेबनान। अब यहां पर सवाल उठता है हिजबुल्ला कहां है, क्या कर रहा है? और देखिए ये बात लंबे समय से चल रही, लेकिन वही बात है कि जो अंदर लेबनान के अंदर जो इस समय सिचुएशन है, उसमें जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है नवाफ सलाम, उसको पीछे कर दिया गया है। जो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट है और जो स्पीकर हैं, जो शिया स्पीकर हैं
प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है, वो दोनों एक तरह से एक पेज पे आ गए हैं और इसको लेके हिजबुल्लाह इसी का इंतजार कर रहा है कि यहां पर जो सुन्नी प्राइम मिनिस्टर है वहां के लेबनान के, वो आइसोलेट हो जाए और वो आइसोलेट होकर अल्टीमेटली उनको सरेंडर करना पड़े हिजबुल्लाह के सामने। और हिजबुल्लाह के सामने वो जैसे ही सरेंडर होते हैं और उनको सरेंडर होना पड़े क्योंकि वो इजरायली एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं और इजरायली एजेंट की तरह तुम बिहेव करोगे आज के माहौल में तो लेबनान की जनता से तुम्हें समर्थन नहीं है। उसके बाद देखिए सीरिया। अब सीरिया में क्या हुआ है, सीरिया में जो कोनेत्रा कंट्री साइड है जहां पर इजराइल का मतलब कोनेत्रा शहर पे इजराइल का कब्जा है, वहां पर सरियत अल तवाहीन जो ये बेका नहीं लेबनान वाली ब्रेका, ये ब्रेका में इन्होंने शेल्स दागे। उसके बाद इन्होंने तीन और जगह सीरिया में इन लोगों ने हमला किया और ये कुछ और एक बड़ी संख्या इजरायली फौजियों की कोनेत्रा के कंट्री साइड में गई और वहां इसने फायरिंग वगैरह की। अब यहां पर यह सवाल है कि सीरिया में एक जो अलशरा वगैरह लाइन चला रहे हैं कि इजराइल से हमारा सिक्योरिटी समझौता होने जा रहा है और उसके फेवर में कुछ इस तरीके के स्कूल ऑफ थॉट भी उतर आए हैं जो एंटी ईरान है और एंटी हमास, और हमास उन पर हमला कर रहा है। ये बहुत दिलचस्प डिबेट है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना होगा जो मैंने शुरू में कहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये शुरू हो गया है, ये लड़ाई शुरू हो गई है विचारधारा की। और क्रांतियों में ऐसे ही होता है, क्रांतियों में ये नहीं होता है कि हर कोई एक होता है। आप रूस में जब लेनिन ने क्रांति की, चाइना में माओ ने क्रांति की, तो उन्होंने अपने जो ऐसे मार्क्सवादी ट्रेंड थे जो गलत दिशा में जा रहे थे उनसे लड़ते हुए क्रांति की। ये नहीं कि सब एक थे और हो गया, नहीं। एकता से, ये झूठी एकता से नहीं होता है। वो 1857 टाइप एकता हो अलग बात है, क्रांतिकारी एकता, लेकिन ये झूठी एकता से कुछ नहीं होता है। जो क्रांतिकारी ताकत होती है वो सत्ता पे काबिज होती है। जो ऐसी जो ट्रेंड्स हैं या ऐसे जो पैटर्न्स हैं जो क्रांति के खिलाफ हैं और दुश्मन से मिलने की बात करते हैं, उनसे लड़ते हुए, तो वो देखिए पूरी प्रक्रिया पूरे वेस्ट एशिया में शुरू हो गई है। अच्छा, अब यहां पर देखिए जो करीब 6 फिलिस्तीनियों की मैल न्यूट्रिशन से शहीद हुए। आज पिछले 24 घंटों में 367 टोटल फैमिन और मैल न्यूट्रिशन से डेथ हो चुकी है। 113 गाजा के सिविलियंस बॉम्बिंग में शहीद हुए हैं पिछले 48 घंटों में। उसके बाद देखिए जो एक महत्वपूर्ण बात ये और आई है कि इजराइल के अंदर एक और डिबेट चल रही है कि उसमें देखिए जो बहुत सारी जो आईडीएफ के अंदर से कंप्लेन आ रही है, वो एक तो ये आ रही है कि जो कॉल अप ऑर्डर्स हैं, जो रिजर्व सोल्जर्स हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो तो बात है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज आ रही है, वो ये आ रही है कि जो उनको सप्लाईज नहीं मिल रहे हैं, उनको बुलडोजर्स टाइम से नहीं मिल रहे हैं, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं मिल रही जो उनको जरूरत है। तो ये भी देखिए पूरा इजराइल के अंदर का ब्रेकडाउन शो करता है कि इजराइल ब्रेकडाउन कर रही है। और यहां तक कि कमांडर्स से यह कह दिया गया है, जो प्लेटून कमांडर्स हैं या कंपनी कमांडर्स, उनसे कह दिया गया है कि अगर कोई रिजर्व सोल्जर पूरी ड्यूटी नहीं भी करता है, पहले ही चला जाता है, तो उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मत लेना। अब आप बताओ, ये साफ साफ ये खुल के ऐसी बातें हो रही है। अच्छा, अब देखिए, अब जो चाइना में जो विक्ट्री परेड हुई, बड़ा ग्रैंड और बहुत ही मतलब जिसमें आप देख सकते हैं चाइना ने वो हथियार अनवेल किए हैं, लेजर मशीन्स जो हैं वो कैसे एक पूरी वॉरफेयर को जो बदल देंगी, खास तौर पे समुद्री वॉरफेयर को। तो ऐसी उसने और समुद्री वॉरफेयर को बदलेंगी तो वो जमीनी वॉरफेयर को भी बदलेगी, क्योंकि जमीन पे भी वो मार कर सकती है। तो इस तरह की लेजर जो मिसाइल्स हैं वो चाइना ने अनवेल की है। उस पर भी देखिए हम वीडियो बनाएंगे, एक दो हम कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट इस वीडियो में लगाने का, अगर लग सका टाइम रहा तो, नहीं तो हम इस पे अलग से जरूर बनाएंगे। उसके बाद देखिए जो वेस्ट हिल गया चाइना की विक्ट्री परेड से, ईरान था उसमें नॉर्थ कोरिया के लीडर्स थे, उसमें प्यूटिन थे, और जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं काजा कल्लास, ये महिला हैं, इन्होंने कहा कि ये ऑटोक्रेटिक अलायंस है और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ। अरे यार, रूल्स बेस्ड ऑर्डर कब का तुमने खुद ही खत्म कर दिया। वेस्ट से कोई पूछे, जब गाजा में जो हत्याएं हो रही हैं, जो जेनोसाइड हो रहा है, जो तुम्हारी एजेंसी ने कहा है
जेनोसाइड हो रहा है, फैमिन हो रहा है, उसमें रूल्स बेस्ड ऑर्डर इजराइल ने नहीं डिस्ट्रॉय किया जो तुम अभी इनको ऑटोक्रेटिक कह रहे हो। देखिए, यही दोहरे मापदंड, इन्हीं दोहरे मापदंड के खिलाफ यूरोप में विद्रोह हो रहा है। ये जिस तरीके से ये लोग अपनी बात रखते हैं। फिर आप देखिए, प्यूटिन को मर्ज ने, जो जर्मनी का चांसलर है, उसने प्यूटिन को वॉर क्रिमिनल कहा। तो प्यूटिन ने कितने आराम से जवाब दिया। प्यूटिन ने कहा कि दरअसल मर्ज अपनी जो जिम्मेदारी इनकी है यूक्रेन वॉर में, कि यूक्रेन वॉर तुमने क्यों नहीं रोकी। अगर तुम पहले से रशिया से बात करते, यूक्रेन को नेटो में लाने की कोशिश ना करते, तो यूक्रेन वॉर होती नहीं। तो वही कहा प्यूटिन ने कहा कि इनको ये याद नहीं है कि मतलब ये अपनी जो गलती है यूक्रेन वॉर में जर्मनी की और पूरे यूरोप की, उससे ध्यान भटकाने के लिए हम पे हमला कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमको वॉर क्रिमिनल ये कह रहे हैं। लेकिन अब सोचिए आप, प्यूटिन आज चाइना में इतनी ग्रैंड परेड हुई, उसमें हथियारों के इस तरीके, उसमें इतने मतलब खतरनाक यह था कि ट्रंप को अपने ट्रूथ सोशल में पोस्ट करना पड़ा। और ट्रंप ने पोस्ट किया, ट्रंप ने ये लिखा कि चाइना के लिबरेशन में अमेरिका का भी हाथ था। कोई हाथ नहीं था, फर्जी बात है, फर्जी बात। जापान के अंदर जापान ने जो चाइना पे अटैक किया था, उसके खिलाफ लड़ने अमेरिका कभी चाइना नहीं आया। उसके खिलाफ चाइनीज खुद लड़े और फिर रशिया ने मंचूरिया में, जो नॉर्दर्न हिस्सा है चाइना का, वहां पर रशिया ने हमला किया। अमेरिकन कभी नहीं आए, लेकिन ट्रंप अपना बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो यूक्रेन की जो आर्म्ड फोर्सेज है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 24 घंटों में। और उसमें देखिए, पूरा का पूरा एक जो उन्होंने एक कोशिश की थी एक काउंटर अटैक करने की रशियन पोजीशंस पे यूक्रेन के अंदर। रशिया बहुत आगे बढ़ गया है, डॉनबैस पूरा रीजन ही ले लिया है, अब कीव से बहुत दूर नहीं है रशिया। तो एक काउंटर अटैक किया था, जो काउंटर अटैक पूरी तरीके से फेल हो गया। उसमें कम से कम बहुत सारे उसमें यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए। और उसमें यह भी बात आ रही है कि यूक्रेन के पास जो नए नए हथियार, अभी जब ट्रंप से जो जेलेंस्की का थोड़ा बहुत समझौता हुआ, उसके बाद जो यूरोपियन लीडर्स गए वॉशिंगटन में तलवार लगाने, तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो हथियार आए थे इनके पास, यूक्रेन के पास, वो हथियार भी डिस्ट्रॉय हो गए। एक बात और कि यूक्रेन ने कुछ जो एड और मांगी थी, पहले ये डील हुई थी कि अमेरिका हथियार देगा और यूरोप पे करेगा। तो यूरोप ने शायद $2 बिलियन वगैरह पे किए थे, तो अमेरिकन हथियार पहुंचे थे। अब आगे उसके यूरोप ने पे करने से इनकार कर दिया। यूरोप ने कहा है कि पहले हम देखेंगे कि उसका हमने जो पहले दिया था उसका कितना इफेक्टिव यूज हो रहा है। अब आप देख लीजिए इस चीज को, पूरा इफेक्टिव यूज की बात हो रही है। अच्छा, इसी को लेते हुए प्यूटिन ने पूरा तंज कसा और प्यूटिन ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूक्रेन आर करंटली अनेबल टू कंडक्ट लार्ज स्केल ऑफेंसिव ऑपरेशंस, दे कैन ओनली होल्ड द ऑक्यूपाइड लाइन। यानी वो लार्ज स्केल ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं कर सकते, जो उनका फेलियर रहा। वो काउंटर अटैक भी वो नहीं कर पाए और वो केवल लाइन अपनी होल्ड कर सकते हैं, यानी वो अपने को केवल जहां पर हैं वहीं बने रहें। तब यही बहुत बड़ी बात है। और वो भी इसलिए बने हैं क्योंकि रशिया हमला नहीं कर रहा है, सीधी सी चीज है। तो ये देखिए आज के समाचार थे, आज का प्रसारण। इसके बाद मैं देखिए कल एक वीडियो लाऊंगा जिसपे हम उस पर बात करेंगे जो डिबेट चल रही है पूरे वेस्ट एशिया में, और उसके साथ साथ मैं चाइना पे भी शायद कुछ स्पेशल उनके विक्ट्री डे परेड पे एक शॉर्ट बनाऊं या इस तरह से कुछ करूं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।